Hello everyone, how are you? It's me Nawad here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So in this video we are going to discuss about hydrological cycle, catchment area and runoff and various other topics. So let's start the video. First हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे what is hydrology. Hydrology deals with the circulation, occurrence and distribution of water on the surface of earth. So hydrology हमें circulation, occurrence and distribution of water on the surface of earth जो है इसके बारे में स्टडी करवाती है. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की यहाँ पे मैंने फ्लो डायग्राम बनाई हुई है. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, देन कम्स इंटरसेप्शन, इन्फिल्ट्रेशन, सर्फेस डिटेंशन, इंटरफ्लो एटसेट्रा. फिर से क्या हो जाता है कि फिर एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है. एवापोरेशन के बाद फिर से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस क्लोज्ड कंप्लीट साइकिल इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. नाउ यूज ऑफ हाइड्रोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी के क्या यूजेज हैं? पॉइंट फर्स्ट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कैन बी डिजाइंड एक्यूरेटली. हाइड्रोलॉजी के बेस पे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को एक्यूरेटली डिजाइन कर सकते हैं. ऑपरेशंस ऑफ इरिगेशन वर्क्स कैन बी प्लान्ड एफिशिएंटली एंड एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड हेल्प्स इन द डिजाइन ऑफ स्पिलवे. So these are the three main uses of hydrology in civil engineering. Next we will discuss about some important terms in hydrology. First is interception. Interception का मतलब क्या होता है कि when the rain comes in contact with trees, buildings etc. before falling on the earth is known as interception. जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन पे पड़ने से पहले वो ट्रीज के कांटेक्ट में आती है, बिल्डिंग्स के कांटेक्ट में आती है, तो डेट इज नोन एज इंटरसेप्शन. देन कम्स इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल. इट जनरली अकर्स एट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज मेजर्ड इन इंचेस पर आवर. इट्स फास्ट एट बिगनिंग एंड स्लो एट लेटर. तो बारिश का कुछ पानी जो है वो ज़मीन में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो डेट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. इसको हम जनरली इंचेस पर आवर में मेजर करते हैं. इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है बिगनिंग में फास्ट होता है और बाद में वो स्लो हो जाता है. Then comes percolation. Percolation means filtration of infiltrated water at deeper depths when water move vertically to join the groundwater. So filtrated water जो है फर्दर जब इन्फिल्ट्रेट हो जाता है एट डीपर डेप्थ पे सो डैट कि वो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करे, डेट इज नोन एज पर्कुलेशन. इट इज स्लोअर देन इन्फिल्ट्रेशन. पर्कुलेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू इन्फिल्ट्रेशन रेट. देन कम्स सीपेज. सीपेज का मतलब क्या होता है कि व्हेन लिक्विड लीक्स थ्रू अ पोरस सबस्टेंस, इन दिस केस मोमेंट ऑफ वाटर इज नॉट वर्टिकल. इट इज द स्लोएस्ट अमॉन्ग ऑल थ्री. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन और सीपेज में. इन्फिल्ट्रेशन जो है सिंपली टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस में आकर होता है. पर्कुलेशन जो है वो डीपर डेप्थ पे आकर होता है. और सीपेज कब होती है? जब किसी पोरस सबस्टेंस से लिक्विड लीक होगा. इस केस में क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो वर्टिकल नहीं होता है और ये स्लोवेस्ट होता है अमॉन्ग ऑल थ्री. इट मीन्स डैट की रेट ऑफ सीपेज इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू इन्फिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन. There are 77 districts in India which receives less than 7.5 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. इंडिया में 77 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एनुअली जो है 7.5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड सीपेज, ऑल दीज थ्री पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट फिफ्थ इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. इंटेंसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ यूनिट ड्यूरेशन. इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर आवर. यूनिट ड्यूरेशन में कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर हुई, डेट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. इसको हम सेंटीमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं और मेजर करते हैं. मीन एनुअल रेनफॉल, इसके नाम से ही पता चल जाता है. एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया. मीन एनुअल एवापोरेशन. अमाउंट ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर गेट्स एवापोरेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मीन एनुअल एवापोरेशन. एक साल में किसी एरिया से कितना पानी एवापोरेट हुआ, डेट इज नोन एज मीन एनुअल एवापोरेशन. मीन एनुअल इन्फिल्ट्रेशन, ये भी इसके नाम से ही पता चल जाता है. एक साल में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ, डेट इज नोन एज मीन एनुअल इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रेनफॉल क्या होता है और इसको हम मेजर कैसे करते हैं. इट इज़ अ कंडेंस्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. रेनफॉल क्या है? कंडेंस्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है. चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू वाटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज नोन एज रेनफॉल. अब रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली रेन गाजेस आते हैं. दे आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन. रेन गाजेस हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप एंड रिकॉर्डिंग टाइप. नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में दो टाइप्स आ जाती है, साइमन रेन गाज एंड आईएमडी रेन गाज. रिकॉर्डिंग टाइप जो है फर्दर तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, weighing bucket type, tipping bucket type and floating type rain gauge. Firstly, we will discuss about non-recording type rain gauge. They are most commonly used in India. They don't record rain, they only collect. नॉन रिकॉर्डिंग टाइप जो है सिर्फ रेन को कलेक्ट करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. रिकॉर्ड हमें बाद में करना पड़ता है आफ्टर द कलेक्शन. अब इसमें जो फर्स्ट टाइप आ जाती है वो है साइमन रेन गाज. साइमन रेन गाज में क्या होता है? इंटरनल डायमीटर 127 mm है. बेस इन लार्ज जिसका है 210 mm. फाउंडेशन ब्लॉक जो है इसका उसका साइज है 600 इंटू 600 इंटू 600 mm और 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर. जो फ्यूनल होती है इसमें उसका डायमीटर होता है 127 mm.
हाइट ऑफ मेटल केसिंग होती है 305 mm। रिसीविंग बॉटल 75 से लेकर 100 mm तक उसका डायमीटर होता है। इट कैन मेजर रेनफॉल अप टू 12.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेनफॉल इज मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट मस्ट बी केप्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइमर रेन गाज को हमें ऑब्स्टिकल से एटलीस्ट 30 मीटर दूर रखना है। फेंसिंग मस्ट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस इट्स हाइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम फेंसिंग करेंगे अराउंड साइमर रेन गाज, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए इट शुड बी डबल ऑफ इट्स हाइट। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेन गाज। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑवर साइमन रेन गाज। IMD यूज्ड साइमन रेन गाज अप टू 1969। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइमन रेन गाज को 1969 तक यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नया रेन गाज निकाला जिसको IMD रेन गाज के नाम से जाना जाता है। सिंपली वी कैन से डेट कि ये एक मॉडिफिकेशन थी और द साइमर रेन गाज। इसमें जो एरिया ऑफ कलेक्टर या रिसीवर होता है वो कितना होता है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ कलेक्टर विद अ गन मेटल रिम एंड अ पॉलीथीन बॉटल। कलेक्टर एंड बेस आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर। साइज ऑफ पॉलीथीन बॉटल इसमें कितना कितना होता है, 2 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस 200 स्क्वायर सेंटीमीटर कलेक्टर एंड 4 लीटर कैपेसिटी बॉटल आर यूज्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में क्या होता है, दे गिव्स अस परमानेंट रेनफॉल रिकॉर्ड विदाउट एनी बॉटल रीडिंग। इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि कोई बॉटल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और ये हमें रीडिंग जो देते हैं वो परमानेंट रीडिंग देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ ग्राफ पेपर। इन केसेस में क्या करते हैं कि जो हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड करते हैं वो ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड करते हैं। रीडिंग्स कैन बी कलेक्टेड आफ्टर एवरी 15 डेज। तो हर 15 दिन के बाद हम इसमें रीडिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 टाइप्स आ जाती है, वेइंग बकेट टाइप है, टिपिंग बकेट टाइप है और फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज। वेइंग बकेट टाइप जो है वो वेट मैकेनिज्म पे बेस्ड पे वर्क करती है। इन केस ऑफ टिपिंग बकेट टाइप, डायमीटर ऑफ रिसीवर इज 30 mm। Buckets are so designed when 0.25 mm rainfall collects in it, it tips and emit it into the measuring tube। Buckets को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब उसमें 0.25 mm रेनफॉल कलेक्ट होगा, वो क्या करती है कि वो इमिट कर देती है उसको मेजरिंग ट्यूब में, फिर मेजरिंग ट्यूब जो है उसको मेजर करती है कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे अकर हो रहा है। एंड द लास्ट टाइप इज फ्लोट टाइप रेन गॉज। इट इज ऑल्सो नोन एज साइफन रेन गॉज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रेन गॉज इज ऑल्सो नोन एज साइफन रेन गॉज। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वेइंग बकेट टाइप। इसका जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट टाइप के। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉजेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरिएशंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो वेरिएशन होती है रेनफॉल में वो किस रीजंस की वजह से होती है। पॉइंट फर्स्ट इज नियरनेस टू सी। रेनफॉल विल बी मोर इन नियर सी एरियाज एंड वाइस वर्सा। अब जो एरियाज समुद्र के ज़्यादा नज़दीक होंगे वहाँ पे ज़्यादा बारिशेज होंगे एज कम्पेयर टू द एरियाज विच आर फार फ्रॉम द सी। हाई माउंटेन्स, माउंटेनियस रीजन रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियस सी बात है। डायरेक्शन ऑफ विंड पे भी वेरिएशन ऑफ रेनफॉल डिपेंड करती है। विंड जो है जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन में बारिशें ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द अपोजिट डायरेक्शन। नियरनेस टू द फॉरेस्ट, ये भी बेसिक है। लेटीट्यूड पे भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड करता है। रेनफॉल विल बी मोर इन कोल्डर लेटीट्यूड्स एज कम्पेयर टू हॉटर लेटीट्यूड्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैचमेंट एरिया क्या होता है। द ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच कंट्रीब्यूट्स द रन ऑफ इज कॉल्ड कैचमेंट एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। इट इज मेजर्ड इन हेक्टेयर और स्क्वायर मीटर। सो किसी होल एरिया का जब पानी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट होगा तो वो जो एरिया कंसिडर किया जाएगा उस पॉइंट के लिए कैचमेंट एरिया कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो होल एरिया का कलेक्ट हो रहा है। तो दैट होल एरिया विल बी कंसिडर्ड एज कैचमेंट एरिया फॉर दैट पॉइंट। मैंने इन टर्म्स को ऑलरेडी लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इनको डिटेल से अंडरस्टैंड करना है तो ऊपर आपको आई बटन में लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको डिटेल से देख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास यहाँ पे है, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लोज ओवर द सरफेस आफ्टर ऑल द लॉसेस, दैट इज नोन एज रन ऑफ। जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, हर लॉसेस के बाद जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ रन करता है दैट इज नोन एज रन ऑफ। इसको हम जनरली मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड और क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रन ऑफ को। फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, बारिश ज़्यादा होगी रन ऑफ ज़्यादा होगा, बारिश कम होगी रन ऑफ कम होगा। शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट, टोपोग्राफी क्या है, स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रन ऑफ को। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इट्स अ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ रेनफॉल ऑफ सम यूनिट ड्यूरेशन। एजम्पशंस क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी की। रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर एरिया। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। टाइम ड्यूरेशन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। दीज आर द एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज एंड रन ऑफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज और रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए। इट कांट बी यूज इन केस ऑफ स्नो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्नो के केस में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट्स लेस एक्यूरेट, इसकी जो एक्यूरेसी है वो ±10% है। इट्स ओनली सुटेबल फॉर एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर टू 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इससे कम या इससे ज़्यादा एरिया होगा तब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज़ नहीं कर सकते। ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे कैसे एस्टिमेट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कितने एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ गाजेस हमें ज़रूरत होते हैं रेनफॉल को कलेक्ट करने के लिए। अगर कैचमेंट एरिया जो है 0 से लेकर 80 स्क्वायर से बीच में लाई कर रहा है, सो नंबर ऑफ रेन गाजेस स्टेशन कितने रिक्वायर्ड होते हैं उस एरिया में 1। 80 से लेकर 160 के लिए 2, 160 से लेकर 323, 320 टू 564, 560 टू 800 5, 800 टू 1200 6। दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स यूज टू कैलकुलेट एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं। अर्थमेटिक एवरेज मेथड है, थाइसन पॉलीगन मेथड है एंड आइसोहाइडल मेथड है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक एवरेज मेथड। एज द नेम सुजेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ऑब्टेन करते हैं बाय फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट स्टेशंस। एवरेज रेनफॉल हम यहाँ पे कैसे कलेक्ट करते हैं, समेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ पी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रेनफॉल कितनी कलेक्ट हुई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेन गॉजेस स्टेशन कितने हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थाइसन पॉलीगन मेथड। इट्स मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया को हमने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट में हमने एक रेन गॉज स्टेशन फिक्स कर दिया A, B, C एंड D। अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग रेनफॉल रीडिंग्स आएंगी, फिर उनका हम क्या करते हैं कि एवरेज फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज रेनफॉल विल बी इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 डैश 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 PN AN डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस AN। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू सबमिशन ऑफ PA डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ A। P हमारे पास यहाँ पे क्या है रेनफॉल रीडिंग, A हो गया हमारे पास एरिया। अब स्टेशन A जो है ये कितना एरिया कवर कर रहा है तो वो होगा यहाँ पे A की वैल्यू। सिमिलरली स्टेशन B कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, स्टेशन C कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, स्टेशन D कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एरिया। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट हियर एवरेज रेनफॉल बाय थाइसन पॉलीगन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास यहाँ पे है आइसोहाइडल मेथड। आइसोहाइडल मेथड में हम क्या करते हैं कि आइसोहाइड्स ड्रॉ करते हैं। आइसोहाइड्स किनको हम कहते हैं, कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड आइसोहाइड्स। हम क्या करते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पे हमारे पास इक्वल रेनफॉल आएगा कि हम कंटूर लाइन ड्रॉ करते हैं। एरिया बिटवीन आइसोहाइड्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर। जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग आइसोहाइड्स ड्रॉ किए हैं 10, 11, 12, 13, 14। इनके बीच का जो एरिया आएगा इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको एस्टिमेट करते हैं ग्राफ पे। देन वी कैलकुलेट हियर एवरेज रेनफॉल। फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ A इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ A। ये तीनों फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अर्थमेटिक एवरेज मेथड, थाइसन पॉलीगन मेथड एंड आइसोहाइडल मेथड। सिंपल एक एक फॉर्मूलाज है इनके, तो इनको आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रन ऑफ। इट कैन बी कंप्यूटेड डेली, मंथली, ईयरली बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। अगर हमने रन ऑफ को कंप्यूट करना होगा, इसको हम डेली भी कंप्यूट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। अब रन ऑफ को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड टेबल्स मेथड, फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स एंड बाय यूजिंग हाइड्रोग्राफ मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड टेबल्स। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है रन ऑफ कोफिशिएंट मेथड। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। इसको हम जनरली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। इस केस में हम रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R, इट इज़ इक्वल टू K इंटू P। तो K निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई P, वेयर R इज रन ऑफ, P इज प्रेसिपिटेशन एंड K इज रन ऑफ कोफिशिएंट। अब रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू किस केस में हम कितनी कंसिडर करते हैं, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ एरिया, अगर अर्बन रेजिडेंशियल एरिया या सिंगल हाउस होगा उस केस में K की वैल्यू होगी 0.3। इन केस ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया इट्स वैल्यू 0.9। एसफॉल्ट और कंक्रीट पेमेंट रोड्स 0.85। गार्डन अपार्टमेंट्स के केस में इसकी वैल्यू आती है 0.5। फॉरेस्ट के केस में 0.05 से लेकर 0.2 एंड इन केस ऑफ पार्क्स, फार्म लैंड एटसेट्रा इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.05 टू 0.3। सेकंड इसमें आ जाता है बार्लोज टेबल। These tables were given by T.G. Barlow, carried out studies of catchments mostly under 130 स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी। T.G. Barlow एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी की थी 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंडर इन यूपी में। ही डिवाइडेड कैचमेंट्स इनटू 5 क्लासेस। अब उसने एरिया को जनरली 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रन ऑफ वैल्यू। इन केस ऑफ फ्लैट, कल्टिवेटेड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल्स रन ऑफ की वैल्यू कितनी आती है, 10% ऑफ रेनफॉल।
फ्लैट पार्शली कल्टिवेटेड के केस में 15%, एवरेज 20%. इन केस ऑफ हिली एंड प्लेन्स एरियाज विद कल्टिवेशन 35%, वेरी हिली एंड स्टीप विद हार्डली एनी कल्टिवेशन, तो उस केस में जो रन ऑफ की वैल्यू होती है वो 45% होती है. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जितना ज़्यादा एरिया हिली होगा उस केस में रन ऑफ की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जितना एरिया प्लान एरिया होगा. प्लान एरिया में रन ऑफ की वैल्यू बहुत कम होती है. थर्ड इसमें है स्ट्रैंज टेबल्स एंड कोज. इन 1928 W.L. Strange gave tables and codes to find out runoff. He studied this in the Konkan region of Maharashtra. उसने ये स्टडी कहाँ किया था? कॉन्केन रीजन ऑफ महाराष्ट्र में. तो कोरुज के बेसिस पे उसने रन ऑफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड्स बताए. अब अगर कोरु जो है ज़्यादा बैंड है तो मतलब जो रन ऑफ की वैल्यू है वो बैड है. अगर थोड़ा सा स्ट्रेट है एवरेज है. अगर कोरु जो है परफेक्टली स्ट्रेट है इट मीन्स डैट की जो रन ऑफ की वैल्यू है वो गुड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कोरु रन ऑफ की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. Fourth is English formula. C.C. English gave this data collected from 37 catchments area in Ghats and Plains of Maharashtra. For Ghat areas runoff की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 0.85 P minus 30.5. P हमारे पास यहाँ पे क्या है? एवरेज रेनफॉल. फॉर प्लान एरियाज R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? P minus 17.8 डिवाइडेड बाई 254 इंटू P. एंड द लास्ट इज A.N. कोसलाज फॉर्मूला. इस केस में हम रन ऑफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं? R इज इक्वल टू P minus 0.48 इंटू TM, where TM is mean temperature. सो नेक्स्ट मेथड क्या है रन अप को कंप्यूट करने का? वो है फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स. इस केस में क्या किया जाता है कि प्रीवियस 30 to 40 ईयर्स ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड्स फाइंड आउट किया जाता है, को ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि रन ऑफ को फाइंड आउट करते हैं. अब रन ऑफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो एवरेज रेनफॉल होगा इंटू रन ऑफ कोफिशिएंट. एंड द लास्ट मेथड टू कंप्यूट रन ऑफ इज यूजिंग हाइड्रोग्राफ मेथड. हाइड्रोग्राफ क्या है? ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रीम और अ रिवर. अब डायरेक्ट रन ऑफ को कंप्यूट करने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 0.36 सबमिशन ऑफ O इंटू टी डिवाइडेड बाई A सेंटीमीटर में यहाँ से रन ऑफ कंप्यूट किया जाएगा. वेयर सबमिशन ऑफ O हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेस फ्लो. इट मीन्स डैट कि ये डिस्चार्ज है, T टाइम है और A हमारे पास यहाँ पे क्या है? कैचमेंट एरिया. सो दीज आर द थ्री मेथड्स टू कंप्यूट रन ऑफ एनी एरिया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज. हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज क्या होता है? इट इज़ द हाइट टू विच वाटर विल राइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन की वजह से किस हाइट तक पानी राइज हो सकता है? डेट हाइट इज नोन एज हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज. इट इज़ मोर फॉर फाइन ग्रेन साइल एंड लेस फॉर कोर्स ग्रेन साइल. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज जो है फाइन ग्रेन साइल के लिए ज़्यादा होती है और कोर्स ग्रेन साइल के लिए इसकी वैल्यू कम होती है. एवरेज हाइट कितनी होती है हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज की फॉर मोस्ट ऑफ द साइल्स के लिए? 0.9 से लेकर 1.5 मीटर. क्रॉप यील्ड इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन इट राइजेस विदिन 0.6 मीटर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अगर हाइट ऑफ कैपिलरी फ्रिंज जो है विदिन 0.6 मीटर होगी और अप टू 0.6 मीटर होगी तो क्रॉप की यील्ड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका. लैंड विल बी वाटर लॉग्ड इफ द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 से लेकर 2.1 मीटर. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ग्राउंड वाटर टेबल जो है टॉप लेवल ऑफ दिस ग्राउंड सरफेस से 1.5 और 2.1 मीटर के बीच में होगा तो एरिया में क्या होगा कि उस एरिया में वाटर लगने के ज़्यादा चांसेस हैं. वीट के लिए जो डेप्थ ऑफ वाटर होनी चाहिए वो 0.9 से लेकर 1.2 मीटर के बीच में होनी चाहिए. कॉटन के लिए 1.5 से लेकर 1.8 मीटर के बीच में अगर होगी तो इससे क्रॉप की यील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. राइस के लिए 0.69 मीटर, शुगर कैन 0.9 मीटर एंड फॉडर क्रॉप के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर. यील्ड ऑफ क्रॉप्स विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड इफ द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी लेस और इक्वल टू द डेप्थ गिवन इन द अबव टेबल. सो अगर वीट के केस में जो डेप्थ ऑफ वाटर होगी 0.9 और 1.2 मीटर के बीच में होगी तो उससे यील्ड ऑफ क्रॉप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर वैल्यू जो होगी इससे कम होगी, लेट इट बी इंस्टेड ऑफ 0.9 0.8 मीटर है, तो उस केस में जो यील्ड ऑफ क्रॉप होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा. सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं डेप्थ ऑफ वाटर की फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, ये वैल्यूज़ जो होनी चाहिए इतनी ही होनी चाहिए. अगर इससे कम होगी तो यील्ड ऑफ क्रॉप पे इफेक्ट पड़ सकता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग के कॉजेज क्या क्या होते हैं किसी भी एरिया में? वैसे तो वाटर लॉगिंग के बहुत सारे कॉजेज हैं बट जो मेन कॉजेज हैं वाटर लॉगिंग के वो है नियरनेस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर टेबल जो है ज़्यादा नज़दीक है ग्राउंड सरफेस से, उससे वाटर लॉगिंग अकर हो सकती है. एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे उससे वाटर लॉगिंग अकर होती है. या कैनाल जो है उनमें कहीं सीपेज वगैरह अकर होती है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि एडजॉइनिंग एरियाज़ में वाटर लॉगिंग अकर होती है. तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हैं कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग के. तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे उनको डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत है. अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है एरिया में? ड्यू टू वाटर लॉगिंग नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स, इट कॉजेज डिजीज इन द प्लांट्स.
अब वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है कि जो फ्री सर्कुलेशन होती है एयर की रूट जोन ऑफ प्लांट्स में वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें डिजीज क्रिएट होती है और वो डिके हो जाती है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग साइल टेम्परेचर फॉल्स, रिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट एटसेट्रा। वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉइल का टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो रुक जाती है। इट कॉजेज इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ सॉइल, कॉजेज इफ्लोरेसेंस। साल्ट की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफ्लोरेसेंस कॉज होता है। अब इसकी रेमेडियल मेजर्स क्या है? इट मीन्स डैट कि वाटर लॉगिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन शुड नॉट बी मोर देन 40 to 60%। जो एवरेज इंटेंसिटी होगी इरीगेशन की वो 40 से लेकर 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हमने क्या करना है, डाउन करना है, मतलब उसके लेवल को कम करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के, वेल्स वगैरह एक्सक्वेट करके। अब रेमेडियल मेजर्स में और क्या आ सकते हैं कि जो भी रीजंस हैं, जो भी काजेज थे वाटर लॉगिंग के, उनको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। सिंपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन्स हमारे पास जनरली दो टाइप्स की आ जाती है, सरफेस ड्रेन्स और सब सरफेस ड्रेन्स। सरफेस ड्रेन्स की होती है ओपन टू एटमोस्फियर होती है। इट हैज़ फर्दर 3 टाइप्स। सरफेस ड्रेन जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, सीपेज ड्रेन्स और स्ट्रॉम कट सीपेज ड्रेन। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में हम क्या करते हैं कि इसको हम जनरली यूज़ करते हैं टू कैरी स्ट्रॉम वाटर, आल्सो नोन एज ओपन ड्रेन्स। सीपेज ड्रेन्स को हम क्या करते हैं, सीपेज वाटर को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रॉम कट सीपेज ड्रेन्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू कैरी बोथ स्ट्रॉम वाटर एज वेल एज सीपेज वाटर। देन कम सब सरफेस ड्रेन्स। सब सरफेस ड्रेन्स में क्या होता है, दे आर यूज्ड व्हेन डिस्चार्ज ऑफ वाटर गेट्स इंक्रीज्ड। इट हैज़ फर्दर 3 टाइप्स। सब सरफेस ड्रेन्स को हम तब यूज़ करते हैं जब डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी जनरली फर्दर 3 टाइप्स हैं, रिलीव ड्रेन्स, कैरियर ड्रेन्स एंड इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स। रिलीव ड्रेन्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू कैरी सैचुरेटेड सॉइल ऑफ इट्स एक्सेस वाटर कंटेंट। जब सॉइल में एक्सेस वाटर कंटेंट हो जाएगा तो उस सॉइल को कैरी करने के लिए हम रिलीव ड्रेन्स को यूज़ करते हैं। कैरियर ड्रेन्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कलेक्ट वाटर एंड सैचुरेटेड सॉइल फ्रॉम रिलीव ड्रेन्स एंड टेक इट टू द आउटफॉल ड्रेन। वाटर और सैचुरेटेड सॉइल कलेक्ट करना रिलीव ड्रेन से और उसको आगे ले जाना आउटफॉल ड्रेन तक। एंड द थर्ड इज इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स। इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू एग्जिस्टिंग कैनाल। इट इज यूज टू कैरी सीपेज वाटर फ्रॉम द कैनाल्स टू प्रिवेंट द वाटर लॉगिंग ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज। इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स को हम जनरली एग्जिस्टिंग जो मैन कैनाल होगी उसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो डैट कि जो भी वाटर सीप होगा मैन कैनाल से वो इंटरसेप्टिंग ड्रेन जो है कैरी करके आगे ले जाएगी, सो डैट कि जो एडजॉइनिंग एरियाज होंगे उनमें कोई भी वाटर लॉगिंग वगैरह अकर नहीं होगी। सो ये ड्रेनेज वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन लैंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सैलिन लैंड क्या होता है। सैलिन लैंड हम उस लैंड को कहते हैं जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब रिक्लेमिनेशन मीन्स अगर हमने उसको फिर से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिक्लेमेशन। इसमें जनरली इंजूरियस साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्कली सॉल्ट्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन एल्कली साल्ट्स कौन कौन से होते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, Na2CO3, और लीस्ट हार्मफुल कौन सा है इसमें, NaCl। अब रिक्लेमेशन हम कैसे करते हैं, इसमें जनरली लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, ग्राउंड वाटर इज लवर्ड, फिर क्या किया जाता है कि जो सैलिन लैंड है उसको फ्लड किया जाता है। इट मीन्स डैट कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से पास करवाया जाता है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। Na2CO3 जो है इट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग जिप्सम CaSO4 एट द रेट ऑफ 1500 से लेकर 2000 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बिफोर लीचिंग। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। सो जिप्सम के ऐड करने की वजह से Na2CO3 जो है Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम इजिली लीचिंग प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर को हम कैसे रिचार्ज करते हैं, ये तो बेसिक पॉइंट है। रेनफॉल के थ्रू ग्राउंड वाटर में रिचार्ज अगर होता है, और इरीगेशन की वजह से होता है, स्नो मेल्टिंग। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्यों नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इट हेल्प्स टू डिजोल्व द सॉल्ट्स। 20% ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वेटलैंड की वजह से ही हो जाता है। इट हैज़ जनरली 3 टेक्निक्स। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास जनरली 3 टेक्निक्स आ जाती हैं। फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं और न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।